हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत एलटी भर्ती परीक्षा को लेकर जो प्रिपरेशन हमारी चल रही है, तो उसी की क्लास हमारी ये कंटिन्यू हो रही है। तो आज की क्लास में भी हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो हमारा एलटी का पेपर है, उसका जो सिलेबस है शिक्षा और दर्शन प्रथम यूनिट का पहला टॉपिक। तो उसी पर आधारित हम यहाँ पर हमने इसकी क्लास करा दी है आपको, थ्योरेटिकल क्लास इसकी करा दी है। और आज हम इसका एमसीक्यू के माध्यम से पुनः जो है क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर जो अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? ऑप्शन है धनार्जन करना, या व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना, या केवल रोजगार उपलब्ध कराना। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वह है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। इसको आप आंसर को नोट भी कर लीजिएगा। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? वह है संपूर्ण व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। यह कथन किसका है? तो किसने कहा था कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, शिक्षा अपने आप में एक जीवन है और नॉट प्रिपेयर फॉर लाइफ। ठीक है, ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन है प्लेटो, जॉन ड्यूवी, रूसो या फ्रोवेल। तो दोस्तों, जो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, तो ये कहा था जॉन ड्यूवी ने। किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने कहा था कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? तो जो आइडियलिज्म होते हैं दोस्तों, उनके अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन का जो हाईएस्ट एम क्या होता है? वो होता है ऑप्शन है आत्मानुभूति, आर्थिक विकास करना, भौतिक सुख प्रदान करना, या सामाजिक प्रतिष्ठा देना। तो दोस्तों, आदर्शवाद किसी प्रकार के भौतिक सुख और आर्थिक प्रतिष्ठा के लिए नहीं जीता। आदर्शवाद जो है शिक्षा का उद्देश्य मानता है आत्म अनुभूति, यानी कि आत्मानुभूति की स्थिति को समझना ही आदर्शवाद का मुख्य लक्ष्य होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रकृतिवाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो जो नेचुरलिज्म है यानी कि प्रकृतिवाद है, उसके जो प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है रूसो, प्लेटो, जॉन ड्यूवी, अरस्तु। तो ये माने जाते हैं दोस्तों रूसो। रूसो को प्रकृतिवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है क्योंकि रूसो जो है प्रकृति प्रेमी रहे हैं। तो उनके द्वारा जो भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए गए वो प्रकृति पर आधारित है, इसलिए उन्होंने प्रकृतिवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रयोजनवाद का प्रमुख आधार क्या है? तो प्रयोजनवाद का प्रमुख आधार क्या है? जैसे अनुभव, ईश्वर, आत्मा या भाग्य। प्रयोजनवाद का जो प्रमुख आधार है दोस्तों, वह है अनुभव। ठीक है, बिना अनुभव के कोई चीज़ नहीं सीखी जा सकती, इसलिए प्रयोजनवाद जो है समर्थन किसका करता है? वो करता है अनुभव का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो यथार्थवाद ने शिक्षा को क्या माना है? उन्होंने माना है वास्तविक जीवन के लिए तैयारी। यथार्थवाद जो है किसी भी चीज़ को वो जो वास्तविक स्थिति है, वास्तविक जीवन है, उसके साथ जोड़ने का प्रयास करता है। तो यथार्थवाद के अनुसार जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है वो वास्तविक जीवन के लिए तैयारी करना ही मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग किस शिक्षा दर्शन का मूल सिद्धांत है? तो करके सीखना जो मेन होता है दोस्तों, वो होता है प्रयोजनवाद का, जिसको हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। और इसमें जो अभ्यर्थी जो होता है वो खुद लर्निंग बाय डूइंग की प्रोसेस को इम्पोर्टेंस देता है
और इसी आधार पर वह करके सीखने पर बल देता है। तो प्रयोजनवाद में इसका महत्वपूर्ण रोल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? पतंजलि, कपिल, गौतम या जैमिनी? तो सांख्य दर्शन के जो प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं दोस्तों वो हैं आचार्य कपिल। ठीक है, तो इन्होंने सांख्य दर्शन को इम्पोर्टेंस दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वह हैं कपिल हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो योग दर्शन जो दिया है दोस्तों वह है मेनली कौन है, उसके हैं पतंजलि। पतंजलि का योग दर्शन बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत ही आसान है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का मुख्य आधार क्या है? तो न्याय दर्शन का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है तर्क एवं प्रमाण, कर्मकांड, भक्ति एवं योगाभ्यास। तो न्याय दर्शन का जो प्रमुख आधार रहा है दोस्तों वो रहा है तर्क एवं प्रमाण के आधार पर न्याय दर्शन जो है इसमें अपनी व्याख्या देता है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए जब भी न्याय की बात आती है तो उस पर सभी प्रकार के तर्क होते हैं और उस पर आधारित प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं। तो उसके आधार पर जो है न्याय दिया जाता है, इसलिए न्याय दर्शन का प्रमुख आधार क्या है दोस्तों? वह है तर्क एवं प्रमाण। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है कणाद, जैमिनी, गौतम या बादरायण। बादरायण। तो दोस्तों वैश्विक दर्शन जो वैशेषिक दर्शन है इसके प्रवर्तक के तौर पर जाना जाता है कणाद को। ठीक है, तो आचार्य कणाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? पूर्ण पूर्व मीमांसा दर्शन जो है दोस्तों ये इसके जो मेन प्रवर्तक रहे हैं ऑप्शन है गौतम, जैमिनी, कपिल या पतंजलि। तो पूर्व मीमांसा का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था आचार्य जैमिनी ने। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वेदांत दर्शन जो है इसके प्रवर्तक के तौर पर किसे जाना जाता है? ऑप्शन है कणाद है, गौतम है, बादरायण है या कपिल। तो दोस्तों इसमें जो वेदांत दर्शन के बाद जिन्होंने बात कही है वो हैं बादरायण। ठीक है, तो बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन के को महत्व दिया गया है, इसलिए इनको वेदांत दर्शन के प्रवर्तक के तौर पे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, साविद्या या विमुक्ति का क्या अर्थ है? तो विद्या धन देती है, विद्या मुक्ति प्रदान करती है, विद्या यश देती है, विद्या केवल ज्ञान देती है। तो इसमें क्या है कि साविद्या या विमुक्ति है यानी कि विद्या मुक्ति प्रदान करती है। तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के त्रिध्रुवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शिक्षा का त्रिध्रुवीय द्विध्रुवीय इस प्रकार के जो सिद्धांत है इसमें त्रिध्रुवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है रूसो है, जॉन डीवी है, एडम्स है या फ्रोवेल है। तो दोस्तों शिक्षा को त्रिध्रुवीय जो सिद्धांत माना था वो माना था एडम्स ने। किसने माना था? एडम्स ने माना था। और इन्हीं के नाम पे प्रदेश भर में बहुत सारे एडम्स इंटर कॉलेज चलते हैं। ठीक है, तो शिक्षा को त्रिध्रुवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एडम्स ने। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है यह कथन किसने कहा था? तो किसने माना था कि विद्यालय ही समाज का छोटा रूप है? ऑप्शन है प्लेटो, जॉन डीवी, गांधी जी या टैगोर। तो ये कहा था दोस्तों जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने विद्यालय को समाज का एक छोटा रूप माना था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की नई तालीम यानी कि बेसिक एजुकेशन का मुख्य आधार क्या था? तो गांधी जी की नई तालीम जो थी जिसको हम बेसिक एजुकेशन कहते हैं इसका मुख्य आधार क्या था?
ऑप्शन है हस्तकला और कार्यानुभव, केवल पुस्तक अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षा, केवल धार्मिक शिक्षा। तो इसका मुख्य उद्देश्य आधार जो था वो हस्तकला एवं कार्यानुभव था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा दर्शन का प्रमुख आधार क्या माना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा दर्शन का प्रमुख आधार क्या माना है। ऑप्शन है प्रकृति के मध्य शिक्षा, सैन्य शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा या केवल व्यावसायिक शिक्षा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा दर्शन का जो प्रमुख आधार माना है दोस्तों, वो माना है प्रकृति के मध्य शिक्षा, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है प्रकृति प्रेमी रहे हैं, इसलिए इन्होंने प्रकृति के मध्य शिक्षा का आधार माना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की क्लासेज आपको एलटी के प्रिपरेशन हेतु कराने वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का प्रमुख जो उद्देश्य माना है दोस्तों, वो माना है कि मनुष्य के अंतर्गत पूर्णता का प्रकटीकरण करना, क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत जो निहित गुण होते हैं, उन गुणों को पूर्णता का प्रकटीकरण करना स्वामी विवेकानंद की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य के तौर पे रहा है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अरविंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है समग्र विकास करना, यानी कि इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की डेवलपमेंट हो सके, वही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है, यानी कि फॉर्मल एजेंसी के तौर पे कैसे जाना जाता है शिक्षा के लिए। परिवार, विद्यालय, मित्र समूह या समाज। तो दोस्तों अगर हम बात करें फॉर्मल एजुकेशन की, तो औपचारिक शिक्षा कहाँ दी जाती है, वो विद्यालयों में दी जाती है। तो इसलिए विद्यालय ही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो कहाँ दी जाती है, वो दी जाती है स्कूल्स में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रथम एवं प्राकृतिक अभिकरण कौन सा है। तो अगर हम बात करें शिक्षा को लेकर दोस्तों, सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से होती है, परिवार से होती है, और परिवार ही शिक्षा का प्रथम एवं प्राकृतिक अभिकरण के तौर पे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समावेशी शिक्षा जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाना नहीं, क्योंकि केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ही नहीं पढ़ाया जा सकता विद्यालय में, हर विभिन्न प्रकार के अभ्यर्थियों को एक साथ स्टडी कराना होता है। सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, यही बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसके अलावा केवल दिव्यांगजनों को पढ़ाना ये समावेशी शिक्षा नहीं है, और अगर केवल दिव्यांगजनों को एक साथ पढ़ाया जाएगा और अन्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ाया जाएगा, तो कहीं न कहीं वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाता है। केवल ग्रामीण बच्चों को पढ़ाना समावेशी शिक्षा नहीं कहलाती। तो समावेशी शिक्षा का मतलब है, इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जिसमें सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वैल्यू एजुकेशन जो होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। केवल अंक बढ़ाना नहीं होता, नैतिक और मानवीय मूल्यों का विकास करना, क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही जो है बालक के अंतर्गत सर्वांगीण विकास करना है। तो अंकों का माध्यम न बनाया जाए, जिसके लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का नियम आ चुका है, और उसके आधार पर सतत व्यापक मूल्यांकन करके बच्चे का एवल्यूशन किया जाता है। तो मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है केवल नैतिक और मानवीय मूल्यों का विकास करना बच्चे के अंदर, और उसको इस योग्य बनाना कि वो समाज में अनुकूलन कर सके और समाज के किसी भी कार्य में अपनी प्रतिभा दिखा सके। तो मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है केवल नैतिक और मानवीय मूल्यों का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शिक्षा का अधिकार 6 से 14 तक के बच्चों के लिए दिया गया है? ऑप्शन है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 ए और अनुच्छेद 32। तो दोस्तों जो बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 21 ए के तहत। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, जिसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नाम दिया गया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास है दोस्तों। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन अभी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको एलटी सिलेक्शन तक आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड कराने वाले हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर विशेष बल दिया गया है? तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसमें सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया है? ऑप्शन है रटने की प्रवृत्ति पर, तो बिल्कुल गलत है। और केवल बोर्ड परीक्षा पर बिल्कुल नहीं, केवल उच्च शिक्षा पर नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या दिया गया है, बहुविषयक और कौशल आधारित शिक्षा पर महत्व दिया गया है। यानी कि मल्टी सब्जेक्टिव होनी चाहिए और स्किल डेवलपमेंट को महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन फोकस्ड रहने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण यानी कि रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन है स्मरण या अंडरस्टैंड समझ, मूल्यांकन या सृजन। तो संज्ञानात्मक जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है दोस्तों, उसके अंतर्गत जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च इसके शिखर जो सर्वोच्च स्तर है वो लेवल कौन सा है, वो है सृजनात्मक। ठीक है, तो सृजन करना ही ब्लूम टैक्सोनॉमी का मुख्य सर्वोच्च स्तर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख विषय है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है? राजनीति बिल्कुल नहीं, अर्थशास्त्र नहीं, समाजशास्त्र नहीं। ये तीनों के तीनों जो है एक नॉर्मल सब्जेक्ट के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य जो है विषय है वह है लर्निंग। कौन सा है? लर्निंग यानी कि अधिगम। ये शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख विषय के तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, करते हुए सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग की विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि शिक्षक क्या होता है, एक मार्गदर्शक होता है, एक सहयोगी के तौर पर शिक्षक को माना जाता है। तो व्याख्यान देना तो इसमें होता नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग में व्याख्यान का तो कोई रोल है नहीं, और अनुशासन बनाए रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, केवल परीक्षा लेना भी नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षक का मार्गदर्शक और सहयोगी होना। तो एक टीचर को जो है लर्निंग बाय डूइंग की प्रोसेस के अंतर्गत शिक्षक को हमेशा टीचर के तौर पे विधि में शिक्षक की भूमिका जो होनी चाहिए वो मार्गदर्शक और सहयोगी के तौर पे होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक क्या है? शिक्षक एक आदर्श और मार्गदर्शक के तौर पर जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आइडियलिज्म जो होता है वो शिक्षक को जो है एज ए गाइडेंस के तौर पर मानता है, एक आइडियल के तौर पर मानता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र कौन है? तो प्रकृतिवाद ने शिक्षा का केंद्र किसको माना है? ऑप्शन है शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, बालक या विद्यालय। तो दोस्तों प्रकृतिवाद मानता है, नेचुरलिज्म मानता है कि अगर बालक जो है प्रकृति के गोद में रह के सीखेगा तो वो सब कुछ सीख जाता है। तो इसको जो है प्रकृतिवाद ने शिक्षा का केंद्र जो है बालक को ही माना है, और बालक को ही जो है प्रकृतिवाद का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य किसे माना जाता है? तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग जो सत्य माना जाता है, जो शाश्वत हो, जो व्यवहार में उपयोगी सिद्ध हो, जो धर्म ग्रंथों में लिखा हो, जो परंपरा में चला आया हो। तो अगर हम प्रयोजनवाद की बात करें तो न तो शाश्वत होना ज़रूरी है, न ही धर्म में लिखा गया हो, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट नहीं है। परंपरा को तो बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं। तो प्रयोजनवाद का मुख्य जो प्रमुख सत्य है दोस्तों, वह है जो व्यवहार में उपयोगी सिद्ध हो, वही प्रयोजनवाद ने सत्य कथन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यथार्थवाद के अनुसार ज्ञान का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इंद्रिय अनुभव, कल्पना, आध्यात्मिक अनुभूति या अंतःप्रेरणा। तो यथार्थवाद ने जो मुख्य अनुसार जो ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना है, वह है इंद्रियों द्वारा किया गया अनुभव। अगर इंद्रियां किसी चीज़ को समझ जाती हैं दोस्तों, वही एक वास्तविक ज्ञान है, और यथार्थवाद जो है उसी ज्ञान को महत्व देता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप अवश्य नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी कॉम्पिटिटिव महसूस होते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, शिक्षा समाज परिवर्तन का प्रभावी साधन है? यह विचार किस शिक्षा दर्शन में से सर्वाधिक संबंधित है? तो शिक्षा जो है समाज परिवर्तन का प्रभावी साधन के तौर पर जाना जाता है दोस्तों। ये शिक्षा दर्शन के सर्वाधिक संबंधित किससे है? ऑप्शन है प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या यथार्थवाद। तो दोस्तों ये जो है, ये शिक्षा समाज परिवर्तन के प्रभावी साधन के तौर पर जो माना गया है, ये माना गया दोस्तों प्रयोजनवाद के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लेते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन यहाँ पर चुनना है, जैसे शिक्षा केवल विद्यालय से प्राप्त होती है। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो केवल औपचारिक शिक्षा होती है, विद्यालय की शिक्षा। बाकी बालक जो है अधिकांश जानकारियाँ समाज से लेता है, तो ये बिल्कुल गलत है। शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, और यही सही कथन होगा। अगला है, शिक्षा केवल बाल्यावस्था तक सीमित है। नहीं, शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है दोस्तों, और शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना है, ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो एजुकेशन दी जाती है वो रोजगार परक नहीं होती, वो अदर प्रकार की शिक्षा भी दी जाती है, और शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना ही नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो आपके इन्हीं कमेंट्स का हम वेट करेंगे, और ध्यान रहे सभी कैंडिडेट्स वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आपको हमारे द्वारा इसी प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड कराई जानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट क्लास के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।